हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप मेरे साथ इस क्लास में डिस्कस करने के लिए गेट 2026 का जो पेपर था हमने शुरू किया था डिस्कस करना उसको। पेपर शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी होली। अच्छे तरीके से होली बनाइए। जैसे कल हो चुका है हमारा होली का दहन, आज रंगों से खेलिए, मर्यादा में रह के खेलना, राइट। बाकी एंजॉय करना फेस्टिवल। आप सभी को मेरी तरफ से और हमारी पूरी यूट्यूब टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। तो होली बनाइए। अब आते हैं हमारे पेपर के ऊपर। हमने डिस्कस किए थे पेपर में एटलीस्ट आई थिंक 33 क्वेश्चंस के समथिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके अंदर 32 31 के समथिंग रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं आज की क्लास में हम उन सभी क्वेश्चंस को लेके चलते हैं, राइट। तो अगर आपने अभी तक जो पहले हमने क्वेश्चंस कराए वो वीडियो अगर नहीं देखे है तो आई रिक्वेस्ट कि वो वीडियो जरूर देख लेना, ताकि स्टार्टिंग के कोई क्वेश्चंस होंगे उनमें अगर आपको कोई डाउट है तो वो आपको इजीली समझ में आ जाए। बाकी क्या है इन क्वेश्चंस के अंदर आज क्लास में डिस्कस करेंगे। पार्ट सी है ये वाला, मेजर पार्ट है, बड़ा पार्ट है, तो इम्पोर्टेंट भी ऑब्वियसली होगा ये वाला, है ना। तो अगर वो वीडियोज नहीं देखी तो वो वीडियोज भी देख लेना आज की क्लास के बाद। हमारा क्वेश्चन था, हाँ एक क्वेश्चन हमारा रह गया था और आपने भी नहीं बताया था कि 31 के बाद हम सीधा 33 पे आ गए थे। 32 हमारा छूट चुका था। आप भी नहीं बताते हो कमेंट्स के अंदर, है ना। तो बता दिया करो, अदरवाइज फिर मेरे को वो देखना पड़ता है कि लाइक हाँ ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं करवाया। कोई नहीं। बाकी आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन था, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स with a fixed total energy E equals to 2h cut omega are in thermal equilibrium in a one-dimensional harmonic oscillator potential. Oscillation potential देखा half m omega square x square. Let the entropy of the particle be denoted by SF if they are fermions with spin half and SB if they are bosons with spin 0. Then which of the following option is correct? Okay. So first of all इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, वही है ना हमारा ट्रेडिशन कि पहले हमें देखना होता है कि हमें दे क्या क्या रखा है। पहला हमें दे रखा है दो पार्टिकल्स दे रखे हैं, एक दे रखे बोजॉन्स जिनकी स्पिन्स क्या दे रखी है हमें 0, दूसरे देख के फर्मियोन्स और इनकी स्पिन जो दे रखी है हमें वो दे रखी है 1। एक चीज, दूसरी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ई हमें दे रखी है 1/2, सॉरी नॉट 1/2, 2h कट ओमेगा, और पोटेंशियल दे रखा है हमें Vx 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बेसिकली इसने क्या बोला है कि दो पार्टिकल हमें दे रखे हैं, है ना। अब दो पार्टिकल मान लो कि n1 हो गया n2 हो गया। उन दो पार्टिकल्स में हमें ये नहीं पता कि वो पार्टिकल्स किस स्टेट के अंदर हैं और कौन कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो उसको चेक करने के लिए हमें पता है नॉर्मली इन वन डायमेंशनल, क्योंकि एक्स में दे रखा है नहीं, सो इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर जो हमारी एनर्जी होती है वो होती है n+1/2 h कट ओमेगा, नॉर्मली ये होती है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को एनर्जी क्या दे रखी है 2h कट ओमेगा। अब ये तो क्या हुआ एक पार्टिकल के लिए, हमें पार्टिकल बेसिकली दे रखी है दो पार्टिकल्स, सो दो के लिए हो जाएगा सो E जो हमें ये वाला दे रखा है ये हो जाएगा n1+1/2 h कट ओमेगा और दूसरा हो जाएगा 1/2 n2 h कट ओमेगा, या इसकी वैल्यू है 2h कट ओमेगा और यहां से n1+n2 और +1 h कट ओमेगा, h कट से h कट कैंसिल आउट हो जाएगा, सो n1+n2 +1 बराबर 2 और यहां से n1+n2 बराबर आ जाएगा 1।
एक रिलेशन। अब इस रिलेशन से क्या पता चलता है कि इस रिलेशन से हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो स्टेट होंगी मतलब n1 n2 की जो वैल्यूज होंगी वो इस तरीके से होंगी कि अपना ओवरऑल उनका वैल्यू क्या है 1 है। सो यहाँ से कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती है, यहाँ से 2 स्टेट होंगे तो 0 1 और 1 0, सिर्फ ओनली यही स्टेट होगी, बाकी इसके अलावा कोई स्टेट होगी नहीं, है ना। एक पार्टिकल या तो यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, आपस में होगा, बाकी इसके अलावा कोई भी स्टेट नहीं होगी। तो हमें पहले क्या पता था कि हमें एनर्जी जो दे रखी थी टोटल एनर्जी 2h कट ओमेगा उसके लिए स्टेट मिल चुकी है। अब यहाँ पे एंट्रोपी पूछ रहे हैं। एंट्रोपी देखो अलग अलग सिचुएशन से प्रोबेबिलिटी वाला देखेंगे ना तो उसके अंदर एंट्रोपी अलग तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे हम एंट्रोपी देख रहे हैं इन द केस ऑफ माइक्रो स्टेट्स की किसी स्टेट के अंदर किस तरीके से पार्टिकल्स फिल होंगे। तो फॉर द माइक्रो स्टेट जो हमारी एंट्रोपी होती है उसका फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला के बी एल एन ओमेगा, वेयर ओमेगा क्या है हमारा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, ओमेगा इज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। अब देखते हैं हम, पहला हम देखते हैं बोसॉन्स के लिए स्पिन जीरो। स्पिन जीरो दैट मीन कि यहाँ पे क्या जाएगा, ये बोसॉन्स वाला जो केस होता है ये क्या होता है सिमेट्रिक केस होता है। एंड फॉर सिमेट्री एंड फॉर दिस जो माइक्रो स्टेट्स होंगे यहाँ पे उसके लिए हमारे पास जो यहाँ पे आता है वो आता है स्टेट्स कौन कौन से आएंगे 1/√2 0 1 प्लस 1 0, ये वाला सिमेट्रिक होता है। ये एंटी सिमेट्रिक हमारा फर्मियंस होता है, ये वाला सिमेट्रिक होता है। सो यहाँ पे एक ही स्टेट आता है 1/√2 0 1 और 1 0। सो माइक्रो स्टेट्स कितने हुए यहाँ पे 1, तो प्रोबेबिलिटी एंट्रोपी क्या हो जाएगी एस बी के बी एल एन 1। लोग एल एन 1 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, सो ये हो जाएगा हमारा एस बी बराबर 0। सेकेंड केस फर्मियंस, और यहाँ पे हमें दे रखा है स्पिन 1/2। अब देखो फर्मियंस का हमें ओवरऑल पता है, ओवरऑल वेव फंक्शन क्या होना चाहिए इसका एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ओवरऑल वेव फंक्शन क्या होना चाहिए इसका एंटी सिमेट्रिक। और फर्मियंस के अंदर दो चीजों से बन के होता है, एक स्पेशियल एंड 2 स्पिन पार्ट। स्पिन पार्ट बेसिकली मैटर करता है हमारा स्पिन क्या है 1/2 1/2। मान लो कि दोनों अगर 1/2 1/2 है तो वो हमारा क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। दोनों एक 1/2 है दूसरा -1/2 है, वो किस में चला जाएगा एंटी सिमेट्रिक में, है ना। ओके सो स्पेशल पार्ट, अगर स्पेशल पार्ट एंटी सिमेट्रिक है सो स्पिन पार्ट क्या होना चाहिए सिमेट्रिक। और स्पिन पार्ट सिमेट्रिक किस कंडीशन के अंदर होता है, हाँ अगर ये एंटी सिमेट्रिक है तो स्पिन पार्ट सिमेट्रिक किस कंडीशन के होता है जब दोनों के दोनों क्या हो 1/2 1/2। दोनों के दोनों अगर 1/2 1/2 पे है तो इन दैट केस हमारे पास जो एस आता है वो क्या आता है 1, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट दैट मीन कि ट्रिपलेट तो डिजेनरेसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2s+1 होता है हमारा, तो 2s+1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डिजेनरेसी होगी वो कितनी आएगी हमारी 3। सो यहां से नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना जाएंगे 3। सेकंड थिंग अगर ये स्पिन पार्ट हम सिमेट्रिक लेते हैं तो ये वाला ऑब्वियसली हमें क्या लेना पड़ेगा एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक के केस के अंदर एक अगर 1/2 है तो स्पीड तो दूसरी क्या होगी -1/2, तो इस केस के अंदर जो एस आएगा वो क्या जाएगा 0, जो कि क्या होता है हमारा सिंगलेट वाला केस। और सिंगलेट के अंदर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होता है 1। देखो माइक्रोस्टेट सीधा सा है 2s+1 कर देना, ठीक है। टोटल कितना आ गया टोटल माइक्रोस्टेट्स आ जाएंगे हमारे 3 + 1 =
4। सो एस एफ बराबर के बी एल एन 4, ये हो जाएगा के बी एल एन 2 की पावर 2। सो एस एफ अपना जाएगा 2 के बी एल एन 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। जो क्वेश्चन पेपर आप देखोगे उसके अंदर 42 दिखेगा ये क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज हमने जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे जो जनरल एप्टीट्यूड के आते हैं उसको हटा दिया यहाँ पे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर एक ये वाला जाएगा और दूसरा ये वाला। समझ में आ गया? कोई भी डाउट, छोटे से छोटा डाउट अगर कहीं पे भी आ रहा है, देखो जो ये फॉर्मूला होता है ये वाले, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो एंट्रोपी का फॉर्मूला जो होता है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जस्ट लाइक माइक्रोस्टेट वाला अगर केस है तो उस केस के अंदर हम ये वाला करेंगे, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आएगा आगे जाके तो उस केस के अंदर हम अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। ऐसे ही जब हम थर्मो के अंदर जाते हैं तो वहां पे अलग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। सो इट्स अप टू डिपेंड ऑन सिचुएशन कि किस सिचुएशन में किस तरीके से उसको बिहेव करवाना है ना। बाकी नया कुछ नहीं है, सारे प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन आपका हो गया होगा आई होप। तो अगर ये क्वेश्चन हो गया है आपका तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा था, कंसिडर द सर्किट एंड द एसोसिएट सिग्नल मेजर्ड at different pins 1 2 3 4 5 showing the figure, the correct option is। तो बेसिकली हम यहाँ पे पहले इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये जाएगा P Q, ये 1 2 3 4 5 और पिंस का डायग्राम आपको दे रखा है ये वाला। एक रफ फ्रेमवर्क में बना लेते हैं अपन। 2 3 4 5 5 उपना बना के 4 5। ऑलराइट, यहां पे एक में दे रखा है कि 1 है 0 1 0 1 0 1 2 3 सिर्फ यहां तक है ना। दूसरा में दे रखा है 1 0 0 1 0। ये थर्ड में 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में आप और 2 में डाउन। फोर्थ में 2 स्टेप दिस वन, 1 स्टेप में आप और बाकी डाउन। एंड फिफ्थ में जस्ट इसका ऑपोजिट, है ना। ये वाला दे रखा है 0 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, 5 वोल्ट 0 वोल्ट, 5 वोल्ट 0 वोल्ट, 5 0 5 0। ये फर्स्ट पिन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हमें चेक करना है जस्ट कि कौन सा गलत है। रेड पेन यूज करते हैं। यहाँ पे मान लो कि इसका P है नॉर्मली, यहाँ पे आएगा तो P प्राइम, Q है, अगला यहाँ पे आएगा तो P प्राइम प्लस Q का मोड, और इसके अगले आएगा तो P प्राइम प्लस Q। अभी क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं, अब देखो फर्स्ट पिन है, ये ऐसे लेके चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फर्स्ट के अंदर अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ले रहे हैं मतलब 0, तो अगर यहाँ पे 0 लेंगे तो सेकंड पिन हम क्या होना चाहिए 1। सेकंड पिन 1 हो गई, फर्स्ट 0 हो गई, थर्ड पिन। अब देखो 2 चीजें लेके चलनी है आपको, एक फर्स्ट और एक थर्ड। ये हमारे ऊपर होगा कि कौन सी लेके चल रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ पिन, राइट। थर्ड पिन हम लेके चल 0, जो जिसके लिए ये P की है, ये Q की हो गया। अब यहाँ पे देखना, इसको अगर सोल्व करते हैं तो P Q बार होगा। तो फोर्थ पिन में अपना क्या आना चाहिए, P 0 Q बार 1 तो 0, और फिफ्थ पिन के अंदर क्या आना चाहिए, इसका जस्ट अपोजिट मतलब 1
हो रहा है सेटिस्फाई ये वाला? पहले वाला देखना, 0 1 0 0 1 सेटिस्फाई, ठीक है। सेकंड यहाँ पे 1 है तो ऑब्वियसली क्या होगा, 0 होना चाहिए। थर्ड वन, इसके लिए 0 ले रहे हैं, 0, ये क्या होगा 1 और इसका बार 1 होना चाहिए। सेकंड के लिए 1, सेकंड के लिए 1, ब्लू पोल मिल गया ये वाला। अगर यहाँ पे 0 है तो फोर्थ पिन के अकॉर्डिंग 1 पी प्राइम 0 प्लस 0 0 और उसका बार 1 1 होना चाहिए ये वाला, बट इस पिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दे रखा है 0, जो कि गलत हुआ, आगे जाना ही नहीं है। कौन सा गेट है ये वाला? अपना नोर गेट है। अगला इस पिन के लिए थर्ड के लिए 0, सो ये बेसिकली हो जाएगा 1। थर्ड के लिए अपन क्या लेके चल रहे हैं 1, सो फोर्थ क्या होगा P 0, अब ये कुछ भी करो तो 0 आएगा 0। अब देखना 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्वेश्चन में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। दैट मीन कि जो फॉल्टी आ रहा है, फॉल्टी गेट हमारा कौन सा हो गया यहाँ पे, ये वाला गेट, जो कि कौन सा है नोर। जस्ट इतना सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना होता। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना एक क्या होता है कि देख के ही डर लगता है कि पता नहीं किस तरीके से होगा क्वेश्चंस, क्या इसका आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमें फॉलो अप करना है। गेट हमें अच्छे तरीके से करा रखे हैं, ओपैम वाला और जो गेट का है वो मैंने अच्छे तरीके से आपको करा रखे है। तो जस्ट डायग्राम बनाओ, यहाँ पे इनके सिंबल्स देख लेना कि किस पॉइंट पे हमारे कौन सी वैल्यू आ रही है, लाइक है ना पी और क्यू, दो वैल्यूज फिक्स थी पी एंड क्यू, तो इनकी वैल्यू जो मैं इस तरह की सब्स्टिट्यूट करनी है और पता चल जाएगा अपने आप की कहाँ पे गलत ये ड्रॉ हो रहा है डायग्राम। तो फोर्थ पिन पे गलत ड्रॉ हो रहा है, दैट मीन की फोर्थ पिन पे अगर गलत आ रहा है तो हमारे इस गेट के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है। तो क्वेश्चन था ये वाला, देख लीजिए। बाकी कोई भी डाउट कमेंट्स में आप बता दीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोर गेट इज फॉल्टी। और हाँ, जैसे आपने बोला था कि सर इसकी पीडीएफ हमें कहाँ पे मिलेगी, सो इसकी पीडीएफ बेसिकली बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। जैसे कि अभी हमने ऑलरेडी वहाँ पे पेपर्स अपलोड कर रखे हैं, जैसे हमारी एक क्लास कंप्लीट होगी, पूरा पेपर डिस्कस कर लेंगे, उसके 2 दिन या 3 दिन के बाद आपको ये पूरी पीडीएफ क्वेश्चन के साथ और प्लस में सॉल्यूशंस जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं उसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसके आपको ये सारी पीडीएफ मिलती रहे। इसके बाद फिर हम देखेंगे किसी अगले पेपर को जिसमें हम सोल्व करेंगे उसको भी। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में था कि a gas of n classical particles that can occupy energy levels epsilon 1 and epsilon 2 equals में epsilon 1 plus del is in equilibrium with a reservoir at temperature T. From the schematic shown below, choose the correct dependence of the internal energy U and O. देखो हमें दे रखा है दो एनर्जी लेवल्स E1 दे रखा है हमें, एक तो E1 दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है E2 विच इज E1 प्लस में डेल। एंड इंटरनल एनर्जी देखनी है टेम्परेचर के रूप में। क्वेश्चन देख के पता चल रहा है स्टेट का क्वेश्चन है, स्टैटिकल फिजिक्स से यहाँ पे आया था। किससे आया था ये वाला? तो इसके जब ऐसे कोई क्वेश्चन है ना तो इसमें हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना, पहले पार्टिशन फंक्शन लिखना होता है, बाकी सब साइड में पहले पार्टिशन फंक्शन। और पार्टिशन फंक्शन किसके लिए? फॉर वन पार्टिकल। सो फॉर वन पार्टिकल Z1, ये क्या होगा? Z1 होता है G एप्सिलॉन, यहाँ पे समेशन ऑफ Gi एप्सिलॉन माइनस में बीटा EI, ठीक है। डी जनरेसी दोनों की वन दे रखी है, एक हमें दे रखी है E1, तो एप्सिलॉन माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस में माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस डेल। ऑलराइट, सो अगर कॉमन छोड़ा भी के लिए ये अपने पास आ गया आंसर इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है जेड के लिए। सो फॉर क्लासिकल पार्टिकल्स, जो जेड एन पार्टिकल्स के लिए अपन निकालते वो होता है Z1 की पावर n। ये होता है फॉर द क्लासिकल वन के लिए, फॉर्मूला आपको रट लेना है। एंड फॉर
नॉन क्लासिकल पार्टिकल्स में अगर n के लिए निकलवा रहा है तो z1 की पावर n तो करनी है, डिवाइड्स में n फैक्टोरियल और लेके चलना है। तो ये फॉर द नॉन क्लासिकल पार्टिकल एंड दिस विल बी आल्सो क्लासिकल पार्टिकल। यही हमारा यूज होगा बोसॉन्स और फर्मियोन्स के केस के अंदर, ये हमारा होगा मैक्सवेल के अंदर, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सो ये हो गया। सो n पार्टिकल्स के लिए Zn अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से E1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा E1 प्लस डेल की पावर n। हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी हमारी हो जाएगी U बराबर माइनस डेल अपॉन में डेल बीटा ln z। जस्ट अब हमने log निकालना है इसका। सो इसका log क्या होगा, सिंस log ऑफ z बराबर log ऑफ एप्सिलॉन बीटा E1 एप्सिलॉन माइनस बीटा E1 प्लस डेल की पावर n से हो जाएगा n ln एप्सिलॉन ऑफ माइनस बीटा E1 प्लस एप्सिलॉन माइनस बीटा E1 प्लस डेल, है ना। सो म्यू क्या आ जाएगा अपना, सो u बराबर माइनस डेल अपॉन में डेल बीटा, और ये n अपने पास कांस्टेंट है, एप्सिलॉन ln एप्सिलॉन ऑफ माइनस बीटा E1 एप्सिलॉन ऑफ माइनस बीटा E1 प्लस डेल, ठीक है। सो बीटा के रेस्पेक्ट में जब हम इसका करेंगे तो हमारा जाएगा u बराबर माइनस में n इंटू में, इसका करेंगे तो 1 अपॉन में माइनस बीटा E1 एप्सिलॉन माइनस बीटा E1 प्लस डेल इंटू इसका करेंगे माइनस E1 एप्सिलॉन माइनस में एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल और माइनस में E1 प्लस डेल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा E1 प्लस डेल, राइट। सो म्यू बराबर दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा n, और दूसरा माइनस तो कॉमन आएगा, प्लस में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा E1 कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा E1 माइनस और प्लस E1 प्लस डेल माइनस में बीटा डेल डिवाइड्स में, यहां से भी माइनस बीटा E1 अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा डेल, इससे कैंसिल n प्लस में डेल। बीटा क्या होता है हमारा, बीटा होता है 1 अपॉन में के बी टी, वेयर के बी इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। सो माइनस में डेल अपॉन में के बी टी डिवाइड्स में 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में डेल अपॉन में के बी टी। हमें निकालना था किसके लिए, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, ये ग्राफ निकालना था। सो दो केस हमारे यहाँ पे बन रहे, कौन कौन से केस बनेंगे हमारे पास, एक बन जाएगा कि एट टी बराबर 0 पे देखते हैं, टी बराबर 0 पे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट, और ये हमारा होता है क्या 0। सो u अपना क्या हो जाएगा n, और ये 0 हो गया तो पूरी टर्म 0 हो गई, और नीचे ये 0 हो गया तो 1 हो जाएगा n E1 मतलब नॉट इक्वल टू 0। सो जो ग्राफ हमारा स्टार्ट होगा वो 0 से ना स्टार्ट होगा, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, कब, t बराबर 0 पर। दूसरा एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, सो एक्सपोनेंशियल क्या जाएगा 0 और ये होता है 1। सो u क्या जाएगा अपने पास n E1 प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस डेल डिवाइड्स में 1 प्लस 1 से हो जाएगा n टू एप्सिलॉन E1 प्लस में डेल डिवाइड्स में 2। सो अपना क्या हो जाएगा ये n E1 प्लस में n डेल बाय 2। अब देखो ये आ रहा था, मतलब ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, एक तो इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट नहीं हो रहा है u, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू जा रही है, दूसरा मिनिमम पे भी 0 जा रहा है। तो इसका जो ग्राफ आ जाएगा अपने पास नॉर्मली, इसकी बीच की वैल्यू हमें नहीं पता है क्या दे रखी है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा u और t का किसी एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट होगा, यहां से जाता हुआ बढ़ता हुआ
और इस तरीके से हमारा ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख यहां से बढ़ता हुआ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा एंड देन यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाएगा इसकी वैल्यू, एक्सपोनेंशियली ही इंक्रीज होगा जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंशियल में डायरेक्टली। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो था हमारा उसके अंदर वो जीरो टी बराबर जीरो पे मिनिमम था, टी बराबर इनफाइनाइट पे मैक्सिमम, ये पॉइंट देखने। बी के अंदर जो था वो जीरो से स्टार्ट हो रहा था, गलत हो गया। सी के अंदर था जीरो पे मैक्सिमम था और इनफाइनाइट पे मिनिमम था, दैट्स आल्सो इनकरेक्ट। एंड डी में था कि मिनिमम वाला ठीक था लेकिन इनफाइनाइट में वो इनफाइनाइट ही जा रहा था, यू जो भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये इसका आंसर था। समझ में आ गया? देखो इस तरीके से करना है, जब भी स्टेट का कोई भी क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करना कि पार्टीशन फंक्शन लिख लो। जैसे हमने एक बार पार्टीशन फंक्शन कंप्लीट करा उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो जाता है ना। अगर हमने पार्टीशन फंक्शन सही से लिख दिया तो अब उससे हमारे पास अगर इंटरनल एनर्जी पूछेगा तो वो निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलवाते हैं एंड तो निकाल सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल अगर पूछ रहा है तो वो भी निकाल सकते हैं। सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो पहले और एक को हाँ स्पेसिफिक हीट भी पूछ सकता है, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जैसे हमने अभी यहाँ पे निकाला यू की वैल्यू, तो स्पेसिफिक हीट में क्या होगा डीयू अपॉन डी टी, दैट्स इट। सारा का सारा एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। पहले पार्टीशन फंक्शन और उसके बाद इंटरनल एनर्जी, या जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में वहां पे बोल के चल जाते हैं एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी बोले या इंटरनल एनर्जी बोले दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में था द लैग्रांजियन एल नोट इक्वल्स में 1/2 m q डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर विद द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स q इज ट्रांसफॉर्म्स टू l इक्वल्स में l नोट प्लस में अल्फा d f q upon में dt. Consider the following statement. The expression for the canonical moment does not change. The equation of the motion does not change. Which of the following options is or are correct for the above statements? So हमें दो चीजें देखनी है, canonical momentum और दूसरा इक्वेशन मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अब ये दोनों चीजें देखने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि मतलब क्या होता है। तो मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक हमें देखना है दोनों के लिए क्यू डॉट की वैल्यू क्या आती है, दोनों के लिए अगर सेम आएगी मतलब एक तो क्यू डॉट नोट इक्वल्स में क्यू डॉट, ये प्रूफ करना है कि चेंज होता है या नहीं होता है। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन दैट मीन डेल अपॉन डेल टी, सॉरी डी अपॉन डेल टी, डेल एल नोट अपॉन डेल क्यू डॉट, एल नोट अपॉन में डेल क्यू बराबर 0, इक्वल होना चाहिए डी अपॉन में डी टी, डेल एल अपॉन में डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन में डेल क्यू बराबर 0। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल ही आनी चाहिए। अब इसमें देखते हैं हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। तो पहला देखा ये देखा था ना, कैनोनिकल मोमेंटम डज नॉट चेंज, मतलब पहला वाला सही होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। तो इन दोनों में देखते हैं कौन सा फॉलो अप कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। हमें देख क्या रखा है, आ जाते हैं अपने सिद्धांत पे। तो हमारा सिद्धांत होता है पहले गिवन डाटा लिखना। एल नोट हमें दे रखा है 1/2 m q डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर। एल हमें दे रखा है एल नोट प्लस अल्फा डी एफ क्यू डिवाइड्स में डी टी। अब देखो टी की टर्म्स आ रही है, हमें लेना है यहाँ पे क्यू और क्यू डॉट के अंदर वैल्यूज। नॉर्मली जब इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे भी क्यू डॉट है जो कि यहाँ से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे टी है, इसको हटाना है हमें। तो इसको हटाने के लिए सीधा सा करना है, इसको जस्ट डी के अपन में डी टू से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एल बराबर एल नोट अपने क्या ले रखा है 1/2 m क्यू डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस अल्फा डी एफ क्यू अपॉन में डी टी, और यह जाएगा क्यू डॉट। इसको क्यू डॉट लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन में डी टी को क्यू डॉट लिख सकते हैं। यह आ गया, यहाँ पे लिख देना क्यू डॉट बराबर डी क्यू अपॉन में डी टी, और यह आ जाएगा अपना क्यू। राइट, अब हमें निकालना है पहले तो क्यू डॉट। क्यू डॉट होता क्या है, यहीं पे कर देते हैं स्टेप पर। क्यू डॉट बेसिकली होता है डेल एल नोट अपॉन में डेल
क्यू डॉट होता है डेल एल अपॉन में डेल क्यू, ठीक है। ओके, सो डेल एल अपॉन में डेल क्यू अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, वेट, सॉरी क्यू डॉट नहीं, केमिकल पोटेंशियल निकालना है, सॉरी पोटेंशियल होता है पी, तो पी नोट निकालेंगे, फिर जाएगा क्यू डॉट, सॉरी पी नोट और पी में रिलेशन देखना, यहां से इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्यू डॉट के लिए करेंगे तो यहां से आ जाएगा एम क्यू डॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बस सिर्फ इतना सा है, ठीक है। एक आएगा पी डेल एल अपॉन में डेल क्यू डॉट, इसके अंदर क्यू डॉट से करेंगे तो एम क्यू डॉट, ये 0 हो जाएगा, यहां से प्लस एल्फा डी एफ क्यू अपॉन में डी क्यू, एक ही आया एक ही आया, यहां से दोनों इक्वल हो रहे हैं, नहीं हमें क्लियर दिख रहा है पी नोट इज नॉट इक्वल्स टू पी, मतलब ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट हमारा जाएगा इनकरेक्ट। अब आते हैं सेकंड वाले पे, तो पहले तो ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन ये, स्टेप सेकंड, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एल नोट, सो डी एल अपॉन में डी टी, डी एल नोट अपॉन में डी क्यू, सो यहां से हमारा क्या आ रहा है एम क्यू डॉट माइनस डी एल नोट अपॉन में डी डेल क्यू, यहां से माइनस माइनस प्लस, और यहां से आएगा तो एम ओमेगा स्क्वायर क्यू बराबर 0, सो यह जाएगा एम क्यू डबल डॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर क्यू बराबर 0, कोई भी इक्वेशन नंबर थर्ड दे देंगे, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एल, यहां पे डी अपॉन में डी टी, इसके लिए क्या जाएगा एम क्यू डॉट, जे वाले टर्म 0, यहां से क्यू डॉट का हो जाएगा तो एल्फा डी एफ क्यू अपॉन में डी क्यू माइनस, यहां से ये वाला प्लस हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर क्यू, और ये माइनस ही रहेगा इसका एल्फा डी अपॉन में डी टी डी एफ क्यू अपॉन में डी क्यू डॉट क्यू डॉट, ओके। यहां से क्या जाएगा एम क्यू डबल डॉट प्लस इसका क्या हो जाएगा एल्फा डी अपॉन में डी टी डॉट डी एफ क्यू अपॉन में डी क्यू प्लस एम ओमेगा क्यू माइनस डी अपॉन में डी टी, डी अपॉन में डी टी, सॉरी यहां पे ये वाला था अपना क्यू, है ना। देखो इस क्यू का क्या मतलब था, और इसको अगर हम चेंज करें तो ये क्या जाएगा माइनस एल्फा डी अपन में डी क्यू है, डी एफ अपन में डी क्यू अपन में डी क्यू, इसका क्या मतलब था डी क्यू अपन में डी टी, सो डी क्यू से डी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास नीचे क्या आ गया डी क्यू डी टी, डी क्यू डी टी, एफ नोट, तो ये वाला और ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, सो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इक्वल्स में हमारे पास क्या था 0, सो यहां से जाएगा एम क्यू डबल डॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर क्यू बराबर 0, इक्वेशन नंबर 4, सो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा इक्वल्स में हमारा इक्वेशन 4, विच मीन्स जो हमारा ये वाला था ये क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है, तो एक हमारा इनकरेक्ट हुआ, ये वाला करेक्ट आ गया, दोनों इक्वल आ गए ये वाले और ये इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे ये करेक्ट नहीं आए थे, तो हमारा एक इक्वेशन दैट इज द कैनोनिकल मूवमेंट डज नॉट चेंज, नो कैनोनिकल मूवमेंट शुड बी चेंज, होना चाहिए, हो गया। Second thing is equation of motion, and the equation of motion, in the case of equation of motions we know about that कि equation of motion always conserves, however we change the values of
एल नोट टू एल, ठीक है। हम एल नोट से एल के अंदर जा रहे हैं तो भी उस केस के अंदर भी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आता है हमारा, कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे देख लेना, समझ लेना, क्वेश्चन था सिंपल सा। बाकी कोई भी डाउट अगर अभी भी रहता है कमेंट्स में आप बता सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और ऑल्सो डिस्कस करना उनके साथ इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। An infinitely large thin sheet in the xy plane carries uniform positive charge density and is moving with constant velocity v vector in the plus x direction. The direction of the corresponding pointing vector is. So हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक कंडक्टिंग शीट दे रखी है एक्स वाई प्लेन के अंदर और ऑल्सो हमें वैल्यू दे रखी है। तो हमें दे क्या रखा है, एक कंडक्टिंग शीट दे रखी है, ये हमारी एक्स डायरेक्शन है जिसमें v दे रखा है हमें, ये हमारी y डायरेक्शन है और ये वाली अपनी क्या है z। एक तो दे रखा है हमें v वेक्टर दे रखा है vx के। सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के अंदर हमें पता है, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी यूज ए कंडक्टिंग शीट, और हमने ये वाला आपको बताया था जब हमने बात करी थी E1 और E2 के अंदर, जब वहां पे हमें एप्सिलॉन नोट दे रखा था, परमेबिलिटी दे रखी थी कि कंडक्टिंग शीट किस तरीके से एज ए कैपेसिटर का रोल प्ले करती है यहाँ पे। और एक कंडक्टर शीट के अंदर हमें पता होता है कि एक साइड उसका क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, दूसरी साइड में क्या होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। प्रूफ किया था, हाँ या ना? हाँ। तो अगर हम पॉजिटिव में जाएंगे तो सिग्मा अपॉन में क्या आता है, 2 एप्सिलॉन नोट प्लस फॉर जेड ग्रेटर देन 0 के लिए, और सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट माइनस में फॉर जेड इज लेस देन 0, किसके लिए, फॉर और हमेशा कांस्टेंट होता है ये वाली वैल्यूज, है ना, ये हो गया। ऑल्सो हमें ये भी पता है लॉरेंज फोर्स है कि ई वेक्टर जो होता है वो होता है माइनस में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ई वेक्टर इक्वल्स में माइनस बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। हमारे पास दो वैल्यूज है, एक एक्स की वैल्यू है और ई के लिए दो वैल्यूज दे रखी है। तो पहला केस लेते हैं हम यहाँ पे जेड इज ग्रेटर देन 0 के लिए, तो जेड इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाली वैल्यू अपनी क्या है, और ये हमारे पास है जेड कैप, ये माइनस जेड कैप बोल सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, तो ग्रेटर देन के लिए प्लस वैल्यू है, सो जेड कैप माइनस ये क्या हो जाएगा अपना, ये तो एक्स कैप दे रखा है, बी की जो वैल्यू आएगी, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बी तीन चीजें हैं, बी एक्स एक्स कैप, बी वाई वाई कैप, बी जेड जेड कैप। बट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई हमें पता है एक्स कैप एक्स क्रॉस वाई क्या होता है जेड होता है, एक्स क्रॉस वाई क्या होता है जेड होता है, बट यहाँ पे एक माइनस साइन है, मतलब माइनस जेड कर रहा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस क्या होगा माइनस वाई डायरेक्शन के अंदर। so, ये सेटिस्फाई होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये एक्स में होगा और ये माइनस वाई के अंदर होगा। सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब एक तो ये हो गया, चलो मतलब यहाँ से क्या निकला, बी जो होगा वो माइनस वाई डायरेक्शन के अंदर होगा फॉर जेड इज ग्रेटर देन 0 के लिए। ऐसे ही जेड इज लेस देन 0 के लिए क्या जाएगा माइनस जेड कैप, तो ये सिंपल से हमारा वाई डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा, मतलब बी वेक्टर अपना क्या जाएगा वाई कैप में आ जाएगा फॉर जेड इज लेस देन 0 के लिए। लॉरेंज फोर्स वाली जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन से हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं इजीली। बाकी हालांकि इसका पूरा का पूरा मेथड भी होता है, एक बड़ा मेथड जिससे हम बी प्रॉपर बी को निकाल रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशंस यूज करके, बट एग्जाम ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग आपको नहीं जाना है उसमें, हमें फॉर्मूला अगर याद है अच्छे थे तो हमें उनसे सिर्फ, अब यहाँ से हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हमें नहीं देखनी है, क्योंकि हमें सिर्फ ओनली डायरेक्शन यहाँ पे पूछी गई है, ना कि कोई और चीज यहाँ पे पूछी गई है। फिर इसने बोला है कि पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन हमें बतानी है यहाँ पे। So what is the value of pointing vector? So we all know about the pointing vector that S vector जो अपना होता है वो होता है 1 अपॉन में म्यू नॉट E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, है ना। So
फॉर जेड इज ग्रेटर देन जीरो के लिए एस वेक्टर क्या आएगा अपना ई जेड कैप इनटू में ग्रेटर देन के लिए माइनस वाई कैप। सो ये आ जाएगा जेड कैप क्रॉस वाई कैप माइनस एक्स कैप ऑल्सो माइनस वन। सो माइनस एक्स कैप ये आ जाएगा प्लस एक्स। जेड इज लेस देन जीरो के लिए एस वेक्टर जो होगा जेड कैप और ये वाई कैप और माइनस ये। सो माइनस एक्स कैप प्लस एक्स कैप। सो जेड इज ग्रेटर देन के लिए जेड इज लेस देन के लिए। सो जो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होगी इन द बोथ केसेस जेड इज ग्रेटर देन जीरो और जेड इज लेस देन जीरो, दोनों ही केसेस के लिए जो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारी प्लस एक्स डायरेक्शन होगी। सो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा था प्लस एक्स फॉर बोथ जेड लेस देन जीरो एंड जेड ग्रेटर देन जीरो इज करेक्ट। ये हमारा था। ओके, आई होप आपको आ गया होगा समझ में अभी तक ही। ओके, इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और नेक्स्ट से पहले इसको साफ कर देते हैं और जब तक साफ करते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें अपने डाउट्स या अपने सजेशंस और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन था टू फ्रेम्स एस एंड एस प्राइम, एस द सॉलिड लाइन, एस प्राइम द डैश लाइन with a common origin are shown in the figure below. Frame S is inertial while S prime is rotating about the common Z axis. There is a pointing mass fixed at P on the X axis of the S frame. The magnitude of the centrifugal force and the Coriolis force experienced by the mass in the S prime frame is F centric and F Coriolis respectively. Which of the following option is correct for these forces? देखो यहां पे हमारा फंडा सिंपल सा है। हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा है क्या? ओ चलो कोई नहीं, एक 38 हमारा रह गया था वो हम बाद में डिस्कस करते हैं इससे अगले वाले में। सो हमारे वाले में इसमें क्या दे रखा है, दो चीजें दे रखी है हमें यहाँ पे। एक तो हमें दे रखा है ये दे रखा है इस तरीके से एस फ्रेम दे रखा है, ये वाई है ये एक्स है, यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है हमें पी। दूसरा दे रखा है हमें एक्स है वाई प्राइम एक्स प्राइम, यहाँ दे रखा है एक्स प्राइम। रोटेट कर रहे हैं, रोटेट हम देखते हैं किसी एक्स के अलोंग रोटेट कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर कर रहे हैं, यहाँ पे जेड है तो एक्स वाई के इस तरीके से कर रहा है, पॉजिटिव में कर रहा है मतलब जेड डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा है। तो जो यहाँ पे रोटेशन होगा इसका रोटेशन वी कैन से दैट एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा वेक्टर क्या हो जाएगा अपना ओमेगा जेड का, एक नॉर्मल मोटा मोटा सा ये देख लेते हैं। पॉइंट पी एक्स पे क्या है कांस्टेंट है, सो वी वेक्टर अपना क्या आएगा कांस्टेंट है रेस्ट फ्रेम। फॉर रोटेशनल फ्रेम क्या होता है, रोटेशन फ्रेम के अंदर क्या होता है, रोटेशनल फ्रेम के अंदर अपना जो v प्राइम हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा v माइनस में ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, है ना। किसके केस के अंदर रोटेटिंग फ्रेम के अंदर, वेयर पॉइंट किस डायरेक्शन में x में, सो r वेक्टर पर क्या जाएगा x x कैप, इतना वो ठीक है ठीक है। सो यहां से ये क्या जाएगा, ये तो जीरो है, ओमेगा जेड कैप क्रॉस एक्स एक्स कैप, जेड क्रॉस एक्स वाई, सो माइनस ओमेगा एक्स वाई कैप, क्या जाएगा वी प्राइम, ये वाला गया। अब हमें दो चीजें पूछ रहा है यहाँ पे, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा कोरियोलिस फोर्स इन द फ्रेम ऑफ एस प्राइम। सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, ये होता है माइनस में एम ओमेगा वेक्टर
क्रॉस एम हो गया वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर जनरल केस के अंदर। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो माइनस एम ओमेगा जेड कैप ओमेगा जेड कैप एक्स एक्स कैप, सो माइनस एम ओमेगा जेड कैप क्रॉस जेड क्रॉस एक्स वाई, सो ओमेगा एक्स वाई कैप, फिर जाएगा माइनस एम ओमेगा 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 स्क्वायर एक्स जेड क्रॉस वाई एक्स जेड क्रॉस वाई एक्स, और वो क्या होता है माइनस एक्स, सी आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्स कैप। क्या आएगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, ठीक है, दैट्स नॉट इक्वल्स टू 0। और हाँ सॉरी माइनस साइन नहीं लेना हमें, यहाँ पे माइनस पूछा क्या हमसे मैग्नीट्यूड फॉर्म, सो एफ सेंट्रिक का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या रहेगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। दूसरा कोरियोलिस ये होता है 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वेक्टर प्राइम, सो 2m ओमेगा जेड कैप क्रॉस, ये क्या होता है अपना ये वाला माइनस में ओमेगा एक्स वाई कैप, सो 2m जेड क्रॉस वाई एक्स कैप ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्स कैप। मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू अगेन 0। दूसरा दो चीजें थी, तीसरा पॉइंट था दोनों में रिलेशन। देखो यहाँ पे 2 का फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे 2 का फैक्टर नहीं आ रहा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं एफ कोरियोलिस है 2 टाइम्स ऑफ एफ सेंट्रीफ्यूगल, या इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल बराबर एफ कोरियोलिस डिवाइड्स में 2, ये इस तरीके से भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो 3 चीजें आ गई, एक ये वाला एक ये वाला, सॉरी ये सेम है ये वाला और ये वाला। कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारा ये ऑप्शन नंबर बी, एफ सेंट्रिक नॉट इक्वल्स टू 0 एफ कोरियोलिस नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एफ सेंट्रिक इक्वल्स में एफ कोरियोलिस डिवाइड्स में 2, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 जो हमारा रह गया था, अभी 39 कर लिया हमने, 38 हमारा रह गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, एसटीआर से क्वेश्चन था ये वाला, और मैंने जब लास्ट क्लास में की थी पिछली क्लास में वहां पे भी बोला था कि एसटीआर आपको पढ़ के आना है, बोला था मैंने एसटीआर आपको पढ़ के आना है, वहां से ही क्वेश्चन पूछेगा, अलग अलग वे में क्वेश्चन पूछेगा, है ना, क्वेश्चन का लेवल वही होगा। बट अगला क्वेश्चन था हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन था ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन at some distance from it on the x-axis, a point dipole is kept pointing in the plus y direction. The force on the dipole is, so basically हमारे पास क्या सिचुएशन क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट हमें दे रखा है ओरिजिन पे, इससे x डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे कोई डायपोल है जिसकी डायरेक्शन हमारी क्या है y कैप में, इसकी डायरेक्शन हमारी क्या है वाई कैप में। हमें निकालना है फोर्स ऑन द डाइपोल, फोर्स ऑन द डाइपोल। सो बेसिकली आपको याद रखना है फोर्स ऑन द डाइपोल, और इसकी डायरेक्शन पूछा जस्ट नहीं, यहाँ पे भी फोर्स ऑन द डाइपोल का होता है पी वेक्टर डॉट डेल्टा और ग्रेडियंट ऑफ ई वेक्टर, ये हमारे पास यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे मैं दोनों केस लेके चलूंगा, जो मिस्टेक्स बेसिकली करके आए होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, वो क्या करके आते हैं कि सर यहाँ पे अगर ओरिजिन पे दे रखा है एक्स डायरेक्शन के अंदर दे रखा है, तो उन्होंने क्या लिया यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए लीनियर चार्ज, सॉरी लीनियर लाइन के लिए सॉरी पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बेसिकली होता है के के अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। मिस्टेक्स अगर आपने ये वाली की है के अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स कैप,
तो ये क्या होगा, गलत होगा, बिकॉज वी डोंट नो इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज केप्ट और हैव। सो अपने को एक जनरल फॉर्मूला लेके चलना होता है एंड तक, और फिर वहां पे लास्ट में जाके हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। समझ में आ गया? मतलब एक जनरल फॉर्मूला हमें लेके चलना है और लास्ट में जाके हमें एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कि हाँ ये वाली वैल्यू आ गई। ऐसे यहाँ पे क्या बोला इसने कि इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम इट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस के केस के अंदर हम ये वाला एक हमारे पास मिसकंसेप्शन आ जाता है, जिससे हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, गलती होने के चांसेस होते हैं। ये हो गया, ये हमें यूज नहीं करना है, ये वाला करना है। पॉइंट्स हमें क्या दे रखे हैं, एक्स 0 0, दो चीजें, एक हो गया, ये हो गया। पी वेक्टर किस में दे रखा था, पी वाई वाई कैप में दे रखा है। तो गिवन डाटा हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहले एक काम करते हैं, हम इन दोनों को वो कर दे, ग्रेडियंट ले लेते हैं ना। तो ग्रेडियंट के लिए इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। सो ई वेक्टर, और यहीं पे कर लेते हैं, ई वेक्टर अपना हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर वेक्टर क्रॉस आर। सो के क्यू इंटू ए, ये हो जाएगा एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप। आर क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। सो ग्रेडियंट ऑफ ई वेक्टर क्या हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास आई डेल अपॉन में डेल एक्स, जे डेल अपॉन में डेल वाई, के डेल अपॉन में डेल जेड, और यहां से के क्यू एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप, सॉरी के क्यू एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप डिवाइड्स में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2। कोडिंग क्या होगा, ये तो हमें दे रखा है, और ये था हमारा पी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर, और फिर करना है हमें ई के साथ, है ना, ये वाला करना था। सो पी क्या दे रखा है हमें, पी वाई वाई कैप में डॉट एक्स कैप डेल अपॉन में डेल एक्स, वाई कैप डेल अपॉन में डेल वाई, जेड कैप डेल अपॉन में डेल जेड, फिर ये मल्टीप्लाई होगा बाहर इसके, जो ये वाली टर्म है एज इट इज। तो यहां से अपना आ जाएगा पी वाई डेल अपॉन में डेल वाई। अब ये वाला सोल्व होगा, सॉरी ये यूज करना भूल गए थे, बेसिकली बोर्ड मास रूल हम जो यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। सो पी वाई के क्यू बाहर आ जाएगा। वाई के लिए एक्स का करेंगे तो 0, एक्स के लिए तो होगा नहीं, सिर्फ इसके लिए होगा। एक्स इंटू में वाई माइनस 3/2 इंटू में 2y डिवाइड्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 प्लस इसके लिए करेंगे तो 1 अपॉन में, और ये एक्स कैप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस या प्लस, नीचे वाले का करेंगे इसी के रेस्पेक्ट में 3/2 वाई 2y डिवाइड्स में, और ये वाई कैप में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 और प्लस जेड इंटू माइनस 3/2 2y जेड कैप डिवाइड्स में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सो यहां से आ जाएगा के क्यू। अब अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x 0 0 की, तो x y का वैल्यू 0 रखते 0 हो गया, ये वाला ये 0 हो गया, यहाँ पे y है नहीं, यहाँ पे y है 0 हो गया, यहाँ पे z की वजह से 0 हो गया, तो ये बचा।
यहाँ पे वैल्यू रखनी तो y कैप, नीचे से जाएगा x की पावर 3, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी के वाई पी वाई के क्यू अपॉन में एक्स क्यूब वाई कैप। हमने जस्ट पूछा गया था कि किस डायरेक्शन के अंदर है फोर्स ऑन डाइपोल, किस डायरेक्शन के अंदर है, तो वो डायरेक्शन हमारी हो जाएगी यहाँ पे वाई डायरेक्शन के अंदर। तो ऑप्शन में आ जाएगा अपना इन द वाई डायरेक्शन द फोर्स ऑन द डाइपोल इज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर आर सेल्फ एडजॉइंट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर में एक फॉर्मूला है जो सेटिस्फाई कराना है यहाँ पे। कौन सी चीज सेल्फ एडजॉइंट को यहाँ पे फॉलो अप कर रही है। तो इस तरीके जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर आपसे पूछे कि सेल्फ एडजॉइंट कौन कौन से होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, तो वो मेथड यूज नहीं करना है जो नॉर्मली करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। यहाँ पे जस्ट सिंपल सा मेथड होता है, अगर हमें लैग्रेंजियन दे रखा है, या सॉरी इक्वेशन हमें दे रखी है इस फॉर्म में, ax डी स्क्वायर फॉर्म में dx स्क्वायर प्लस bx डी अपॉन में dx प्लस cx। ठीक है, अगर इस वे में दे रखा है तो हमें जस्ट देखना है b जो होगा वो a प्राइम के अगर इक्वल है तो ये क्या होता है सेल्फ एडजॉइंट, अदरवाइज वो नहीं होगा। जस्ट इतनी सी बात, 2 लाइंस में बात है, खत्म। अब आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पहले दे रखा था हमें एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी अपॉन में डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सो वही चीज ए क्या दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बी क्या दे रखा है 3x। सो ए प्राइम क्या हो जाएगा 2x विच इज नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब ये हमारा सेल्फ एडजॉइंट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड ऑप्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी अपॉन में डी एक्स एंड प्लस 3x। सो अगेन ए हमें क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से हो जाएगा ए प्राइम आ जाएगा माइनस 2x, बी अपना क्या दे रखा है माइनस 2x, दोनों दोनों क्या है इक्वल है, तो ये अपने क्या हुआ सेल्फ एडजॉइंट। थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमें 3x माइनस 4 एक्स क्यूब डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर 3 माइनस 12 एक्स स्क्वायर। और हाँ, ये पेपर आपको अभी विदाउट सोल्व पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जहां मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ए अपना दे रखा है 3x माइनस 4 एक्स क्यूब, सो ए प्राइम अपना हो जाएगा 3 माइनस 12 एक्स स्क्वायर, बी अपने दे रखा है 3 माइनस 12 एक्स स्क्वायर। सो बी अपना क्या है ए प्राइम के इक्वल है, दैट मीन कि सेल्फ एडजॉइंट को फॉलो कर रहा है। फोर्थ एक्स डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन में डी एक्स एंड प्लस 5x अपॉन में 3। सो ए बराबर अपना x दे रखा है, b बराबर अपना बी एक्स स्क्वायर, तो a बराबर अपना 1 हो रहा है जो नॉट इक्वल्स में है b के, सेल्फ एडजॉइंट नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे यहाँ पे, सेकंड और थर्ड, मतलब बी और सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होंगे, बाकी के यहाँ पे गलत ऑप्शन होंगे। बी और सी सेल्फ एडजॉइंट होंगे, बाकी हमारे सेल्फ एडजॉइंट नहीं होंगे। ये क्वेश्चन था हमारा ये वाला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, और वो भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कंसिडर 2 ऑपरेटर्स a cap and b cap which are related as this relation if theta is a non-zero real number which of the following statements are correct।
तो एक तो हर्मिशियन प्रूफ करना है कि बी अगर हर्मिशियन है तो ए यूनिटरी होगा या नहीं, बी अगर हर्मिशियन है तो इसका ए का डिटर्मिनेंट 1 होगा या नहीं, एक चीज। दूसरा एंटी हर्मिशियन के केस के अंदर अगर बी हम एंटी हर्मिशियन ले रहे हैं तो ए यूनिटरी होगा या नहीं, और अगर एंटी हर्मिशियन है तो ए हर्मिशियन होगा या नहीं। हमें दे रखा है ए क्या, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा। पहला केस, अगर ये हर्मिशियन है, सो हर्मिशियन के केस के अंदर क्या होता है, बी कैप किसके बराबर होता है, बी कैप डैगर के, ऑलवेज इसका डैगर लेते हैं, ए कैप डैगर, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा बी कैप का डैगर। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ डैगर जब आयोटा पे जाता है तो माइनस आयोटा बनाता है, थीटा तो रियल कांस्टेंट है, बी का डैगर माइनस आयोटा थीटा बी कैप, जो कि ए के तो बराबर है नहीं, ए के बराबर नहीं है तो ए कैप ये था, ए डैगर ये हो गया, मतलब माइनस साइन आ गया, मतलब ए हमारा क्या होगा, ये एंटी हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन कब, जब बी सॉरी ए बी हमारा हर्मिशियन है। दूसरा यूनिटरी वाला, तो यूनिटरी के केस के अंदर क्या देखते हैं, ए कैप डैगर शुड बी आइडेंटिकल मैट्रिक्स। सो ए कैप हमें क्या दे रखा है, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा बी कैप, ये क्या दे रखा है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा थीटा बी कैप, क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा बी कैप माइनस आयोटा थीटा बी कैप फॉर 1। मतलब अगर बी हर्मिशियन है तो ए एंटी हर्मिशियन होगा और ऑल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, दो चीजें कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन हर्मिशियन, या बोल सकते हैं उसको एंटी हर्मिशियन के केस के अंदर क्या होगा। बी को लेते हैं एंटी हर्मिशियन। सो एंटी हर्मिशियन के केस के अंदर ए कैप का डैगर, और एंटी हर्मिशियन में बी कैप माइनस बी कैप डैगर होती है, तो इसका डैगर लेंगे तो एक्सपोनेंशियल ये y माइनस थीटा माइनस आयोटा थीटा और बी कैप का डैगर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा थीटा और ये माइनस बी कैप। सो ए कैप का डैगर बराबर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा बी कैप विच इज इक्वल्स टू ए कैप, मतलब ये क्या हो गया हमारा हर्मिशियन। अब ये जरूरी नहीं है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स हो, वाई, अब यहां पे आप देख सकते हैं अगर हम ए कैप और ए कैप डैगर करते हैं तो आइडेंटिटी आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा बी कैप एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा बी कैप, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आयोटा थीटा बी कैप। है ना, ठीक है। अब इस केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए थी 1, बट इसकी वैल्यू 1 यहाँ पे नहीं आ रही है। बी हमारा क्या है यहाँ पे एंटी हर्मिशियन है, एंटी हर्मिशियन तो प्राइमरी नंबर आता है उसको हटा दे साइड में, ठीक है। और ये थीटा हमारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 हमारा कांस्टेंट है और आयोटा यहाँ पे आयोटा कुछ भी वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ना। तो नॉट पॉसिबल कि यहाँ पे वेट 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 बीटा हमारा क्या है यहाँ पे एंटी हर्मिशियन, और एंटी हर्मिशियन के केस के अंदर हम जानते हैं इसकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो हमेशा क्या होती है कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। इसकी आइगन वैल्यूज क्या होती है इमेजिनरी। सो इन दैट केस ए कैप डैगर ये अपना आ जाएगा
एक्सपोनेंशियली ऑफ आयटा और बी, नॉर्मली कोई एक नंबर मान लेते हैं, तो 2 थीटा आयटा बी कुछ भी होगा, सी मान लो, एक रियल नंबर होगा। वाई बी हमारा क्या है, एंटी हर्मिशियन, और एंटी हर्मिशियन के लिए जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स या फिर बोल सकते हैं इमेजिनरी। तो इमेजिनरी और आयटा हमारा क्या ऑल्सो इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी इमेजिनरी क्या होगा, रियल बना के जाएगा, तो रियल आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक्सपोनेंशियली किस टर्म में खुलता है हमारा ये, कोस 2 थीटा सी प्लस आयटा साइन 2 थीटा सी। कोस और साइन में रियल नंबर्स पे, मतलब ये अगर नाम आने ना तो इस तरीके से, रियल नंबर्स के लिए हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई जो भी होगा, पॉजिटिव 1 होगी, इसकी वैल्यू 0 होती है। सो ए कैप डैगर हमारा क्या जाएगा यहाँ पे 1, जो कि यूनिटरी को फॉलो अप कर रहा है ना। तो ये हमारा क्या जाएगा यूनिटरी, कब, जब बी हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है इफ बी इज एंटी हर्मिशियन देन ए इज यूनिटरी। अगर हर्मिशियन है तो भी यूनिटरी है, एंटी हर्मिशियन है तो भी ये यूनिटरी हो रहा है, दोनों हो गए। एंटी हर्मिशियन के केस के अंदर ए हर्मिशियन हो गया। बी अगर हर्मिशियन है देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। ये देखना है कि इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो 1 होगा अगर बी हर्मिशियन है। सो अगर बी हर्मिशियन था तो ये यूनिटरी तो प्रूफ हो गया। अगर हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैप, सो इन द केस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए कैप कहां पे अपना है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ आयटा थीटा बी कैप। अब यहाँ पे बी हमारा क्या है, यहाँ पे हर्मिशियन है, मतलब कांस्टेंट है, रियल नंबर है, रियल पॉजिटिव नंबर है। आयटा थीटा कि अगर हम एक्सटेंड करते तो कोस में खुलेगा और साइन में खुलेगा। कोस में आपकी बार नेगेटिव वैल्यू आएगी, साइन के अंदर भी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, पाई बाई, मतलब साइन की तो वैल्यू आएगी नहीं, कोस की हमारे पास कुछ भी वैल्यू आएगी, माइनस और प्लस दोनों के अंदर आ सकती है ना। तो अब यहाँ पे इस वाले केस के अंदर हम इसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते, किस तरीके से हम इसका डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे। ओके, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसके लिए हमें प्रॉपर इसका मैट्रिक्स पता होना चाहिए, तब हम इसका जाके क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स से फिर हम इसका आइगन वैल्यू अगर हमें पता है इसकी कि ये आइगन वैल्यूज होंगे तो हम इसका मैट्रिक्स निकाल पाएंगे, अदरवाइज इसका मैट्रिक्स हम नहीं निकाल सकते। सो ऑप्शन हमारा ए बी एंड डी विल बी करेक्ट, सी हमारा होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, consider operators a cap b cap and c cap for 3 observable of a quantum system, satisfy this one, which uncertainties del a del b and del c respectively from the options given below, which are implied by the commutations relations among a b and c। देखो दो चीजें रखी, एक साइमल्टेनियस का आप याद रखना, जिसका कम्यूटेटर हम ले रहे हैं ना तो इक्वल्स में 0 आ जाएगा ना, मतलब कम्यूट करता हो एक दूसरे, कम्यूटेटर हो एक दूसरे के, तो वो साइमल्टेनियस होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो सिद्धांत हमारा गिवन क्या दे रखा है, ए कैप बी कैप दे रखा है 0, ए कैप सी कैप इज नॉट इक्वल्स टू 0, बी कैप सी कैप इक्वल्स में 0। हमें निकालना है, अब हमें जानते हैं कि डेल अनसर्टेनिटी के लिए इज ग्रेटर देन होता है x y डिवाइड्स में 2। ओके ठीक है, पहले के लिए निकालते हैं ए और बी के लिए। फर्स्ट डेल ए डेल बी ग्रेटर देन, यहां पे डेल ए डेल बी के लिए 0 वैल्यू है इसकी, सीधा से 0, तो इक्वल्स में क्या आ गई है, डेल ए डेल बी की तो वैल्यू इक्वल्स में क्या आ गई 0 आ रही, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि डेल ए डेल बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया, ग्रेटर देन 0 नहीं होगी, इक्वल्स में 0 हो गई है। सेकंड डेल ए डेल सी के लिए इसकी नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब इसकी जो भी वैल्यू है वो 0 नहीं है, डिवाइड्स में 2, मतलब 0 से तो बड़ी होगी, तो अपने ये क्या बोल सकते हैं, डेल ए डेल सी ग्रेटर देन 0,
जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। थर्ड, ए और बी एक दूसरे के क्या है यहाँ पे साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस का मतलब ये हमें सिर्फ क्वेश्चन में ही दे रखा था। साइमल्टेनियस मतलब दिस शुड बी कम्यूटेटर ऑफ ईच अदर, और ए बी सी भी एक दूसरे के साइमल्टेनियस है। ए बी है, बी सी है, लेकिन ए और सी एक दूसरे के नहीं है साइमल्टेनियसली। सो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, बी, डेल ए डेल सी ग्रेटर देन जीरो। एंड ऑप्शन नंबर सी, ए और बी एक दूसरे के क्या है साइमल्टेनियस है, साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड है। ए और डी अपना यहाँ पे क्या आएगा इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर दे रखा है, कंसीडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटकम्स जनरेटेड बाय एन independent throws of a coin or a six-sided dice. A coin is unbiased if both its sides have equal probability to show up in a throw. It is biased otherwise. For the case 1 and 2, which of the following statements is correct? मैंने क्या बोला था आपको अभी थोड़ी देर पहले हम जब एंट्रोपी वाली क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि एंट्रोपी वाले में एक तो वो आएगा जहां पे माइक्रो स्टेट्स के लिए हमारा फॉर्मूला वो यूज होता है जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, और ये भी हमारा स्टैटिस्टिकल का ही पार्ट है। जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो उस केस के अंदर हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन आता है वो आता है माइनस के बी समेशन ऑफ पी आई एल एन पी आई। आई नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, आई क्या होता है हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एन जनरेटेड बाय एन इंडिपेंडेंट थ्रो ऑफ कॉइन, और एक दो चीजें दे रखी, फर्स्ट फॉर ए कॉइन, सेकंड डाइस। जब अनबायस्ड है, कब अनबायस्ड केस के अंदर, तो अनबायस्ड के केस के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आता है 1/2, और टेल आने की भी क्या होती है 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 एंड ऑल्सो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। सो पहले अनबायस्ड के केस के अंदर देख लेते हैं कि किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होगी। सो यहाँ पे जब जाएंगे एस बराबर किसके लिए, कॉइन के लिए, एस सी माइनस के बी। पहले हेड के लिए, तो हेड के लिए क्या आ जाएगा 1/2 एल एन 1/2 प्लस 1/2 एल एन 1/2। सो ये अपना आ जाएगा माइनस के बी एल एन 1/2 हो जाएगा के बी एल एन 2। एल एन 2 की वैल्यू पता है 0.693 के बी। दूसरा निकालते हैं कॉइन के लिए, सॉरी डाइस के लिए, तो जाएगा माइनस के बी 1/6, 6 टाइम्स आएगा सेम प्रोबेबिलिटी, और ये जाएगा एल एन 1/6, इसके जाएगा माइनस, और माइनस भी प्लस, 6 से कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा तो ln 6। ln 6 की वैल्यू ln 3 और ln 2 में, सो ln 6 की जनरली वैल्यू हमें दे रखी है, मैं डायरेक्ट आपको लिखवा देता हूँ ये वैल्यू। ln 6 होता है 1.79, लगभग 1.79 kb। सो फॉर द अनबायस्ड एस डी इज ग्रेटर देन होगा एस सी से, किसके इसके अंदर अनबायस्ड के अंदर, मतलब द एंट्रोपी ऑफ द unbiased dice is greater than probability of unbiased coin। सेकेंड चीज बायस्ड के केस के अंदर, सो बायस्ड के केस के अंदर हमेशा याद रखना एंट्रोपी will always decrease in biased। मतलब कोइन की जो थी अनबायस्ड के केस के अंदर वो ग्रेटर देन होगी कोइन की ही बायस में। ऐसे ही
डिस्क की जो थी अनबायस के केस के अंदर वो ग्रेटर देन होगी डिस्क की बायस से। हमेशा एक चीज ये याद रखनी है, ये नहीं निकालना है हमें। निकालना भी चाहो तो निकाल सकते हैं, इसका कोई झंझट नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी वैल्यूज रख सकते हैं। यहाँ पे इक्वल रख दिया, अभी अलग अलग करके देख लेंगे, है ना। बट मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं होता है। तो इस केस के अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा, तो एक ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन पे, क्वेश्चन आपको दोबारा विजिबल हो गया होगा। द एंट्रोपी ऑफ अनबायस्ड कॉइन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एन अनबायस्ड डाइस। पहला यही करेक्ट किया था हमने, वो वाला हो गया। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबायस्ड कॉइन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द अनबायस्ड डाइस, ये तो हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबायस्ड कॉइन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अनबायस्ड डाइस, गलत। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन बायस्ड डाइस is smaller than that of an unbiased die, correct. The probability of a biased coin is greater than that of the unbiased coin, गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। ए और सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर ऐसा, है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें था द डिस्पर्सन ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड फॉर ए सेमीकंडक्टर आर सिस्टमेटिकली इन द फिगर, considering the possibilities of an electron making a transition from the bottom of the conduction band to the top of the valence band, which of the following are correct? So in this case, first of all we have to draw the figure. यहाँ पे दे रखा है k बराबर 0 और ये जो डिस्टेंस दे रखी है दे रखी है हमें q e, और इसने बोला है कि जो ट्रांजिशन हमारा होगा वो ट्रांजिशन इसके बॉटम से इसके यहां तक होना है। ठीक है, सो देखो ये हमें पता है क्या है, ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर वाला केस है। और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हमारा होता है वैलेंस से कंडक्शन बैंड, बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड से वैलेंस टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड में। सो एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड। सो इन दैट केस दो चीजें, एनर्जी एंड क्रिस्टल मोमेंटम must be conserved. Energy and crystal moment must be conserved. So पहले तो देखते हैं मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है ना। क्रिस्टल मोमेंट जो देख रहे हैं, इनिशियल क्या है, के इनिशियल क्यू और के फाइनल हमारा क्या है 0। सो मोमेंटम क्या होता है पी, एच कट के या डेल के जो चेंज होगा। सो पी अपना क्या हो जाएगा एच कट क्यू। मोमेंटम आ गया, मोमेंटम चेंज आ गया, कितना होगा एच कट क्यू। दूसरा
फोटोन सॉरी फोटोन मोमेंटम जो होता है, फोटोन्स का जो मोमेंटम होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू क्रिस्टल मोमेंटम. सो फोटोन्स अलोन कैन नॉट कंजर्व मोमेंटम. मतलब फोटोन्स का जो मोमेंटम होता है ना वो बहुत छोटा होता है क्रिस्टल मोमेंट से. तो ओनली फोटोन के थ्रू अगर हम बोले कि मोमेंटम कंजर्व होगा, दैट नॉट पॉसिबल. हमें क्या चाहिए? अगर फोटोन नहीं है तो हमें फिर वहां पे आएगा लैटिस वाइब्रेशन, थर्मल वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन आ गया, फोटोन एनर्जी जिसमें होता है. फोटोन से अगर काम नहीं चलता तो फिर आता है फोनोन. फोनोन क्या होता है? लैटिस वाइब्रेशंस आते हैं. और इन द केस ऑफ फोनोन्स वहां पे लैटिस वाइब्रेशंस के अंदर एक और एनर्जी वहां पे निकलती है, मोमेंटम वहां पे निकलता है जिससे इसको कंजर्व करते हैं. सो अलोन फोटोन्स कैन नॉट कंजर्व द मोमेंटम. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द ट्रांजिशन इज फॉरबिडन दिस वे. ओके, ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा. मिनिमम जो ट्रांजिशन होता है वो डायरेक्ट बैंड गैप के अंदर सीधा सीधा होगा तो हो जाता है. सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है, ए फोटोन कैन बी इमिटेड विद एन एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल्स टू एनर्जी. नो. सेकंड केस के अंदर जो एनर्जी होती है किसकी? फोटोन की. तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो बैंड गैप एनर्जी प्लस माइनस होती है ई फोनोन. मतलब फोटोन की एनर्जी जो होती है वो एग्जैक्टली नहीं होती बैंड गैप एनर्जी के. कुछ ना कुछ या तो इसमें बढ़ोतरी होगी किससे? फोनोन से, या फिर कमी होती है फोनोन से. तो जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है, द फोटोन्स कैन बी इमिटेड बाय विद एन एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल्स टू Eg, दैट इज करेक्ट. इनकरेक्ट. द फोटोन कैन बी इमिटेड विद एन एनर्जी लेस देन Eg, दैट्स आल्सो करेक्ट. ठीक है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे ये वाला, अगर फोनोन बन रहा है वहां पे, एक फोनोन अगर वहां पे बन रहा है उस ट्रांजिशन को करने के लिए, तो फोनोन अगर बनेगा तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी लेगा. एनर्जी कहाँ से लेगा? बैंड गैप एनर्जी से लेगा. और वो जो बैंड गैप एनर्जी से वो एनर्जी उसने ली है, तो अब जो फोटोन के लिए एनर्जी बची है वो क्या हो गया? Eg से कम. एंड ए फोनोन कैन बी क्रिएटेड विद एन क्रिस्टल मोमेंटम HQ. हाँ, ये हमने देखा था. किसके लिए? कैन बी क्रिएटेड फोनोन मोमेंटम क्या है? क्रिस्टल मोमेंटम HQ. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट. और बाकी के ऑप्शन यहाँ पे गलत होंगे. ऑलराइट, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन था. अब आज के लिए चलो छोड़ो, इतना ही करते हैं. 11 क्वेश्चंस बचे हैं इसके बाद के. सी पार्ट था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस थे इसके अंदर, अच्छे वाले क्वेश्चंस थे. कोई भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट हो, क्वेश्चंस मेरे को आप टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं अपने कोई भी डाउट. देखो ये पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, डजंट मैटर. इससे अलावा कोई भी फिजिक्स के किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो, हमारे टेलीग्राम पे आप उसको भेज सकते हैं. हम विद इन 24 आवर्स उसको सोल्व करवाने की कोशिश पूरी करते हैं. बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें. और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है इस पेपर, जैसे हमारा पेपर कंप्लीट होगा, होप थी कि आज कंप्लीट होगा बट हो नहीं पाया है ड्यू टू द टाइम कंस्टेंट. लेकिन जैसे कंप्लीट होता है उसके 3 से 4 दिन के अंदर आपको इसके सॉल्यूशंस के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हमारी प्रोवाइड हो जाएगी. बाकी तब तक के लिए, आज होली है तो हैप्पी होली आप सभी को मेरी तरफ से. अच्छे से रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें फिजिक्स. ध्यान रखिए अपना और अपने देश का. इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि देश के लिए आप काम आ सको, है ना. खुद के लिए हर कोई काम आता है, देश के लिए जो काम आता है वही रियल इंसान होता है. तो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए फिजिक्स. जय हिंद.